Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 5th of class 12 business studies, and the name of chapter is organizing. Basically in this chapter we will study how a firm or an institution organize its resources and how they try to survive in the market, and what are the business externalities. We will read all of the following things in the given chapter. So let us continue. Organizing. Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans. तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, जो हमने प्लान तय किया है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना। कैसे? क्लैरिफाई करना कि किसकी क्या जॉब है, क्या वर्किंग रिलेशनशिप्स रहेंगी, और इफ़ेक्टिवली डिप्लॉय करना रिसोर्स को, जितने भी संसाधन हैं उन सबको रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली डिप्लॉय करना सही जगह पे उनकी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। ठीक है। इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू अटेन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और ये सब एक साथ की जाती हैं। ठीक है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव हो सके। एंड द असाइनमेंट ऑफ ईच ग्रुपिंग टू मैनेजर विद अथॉरिटी नेसेसरी टू सुपरवाइज इट। और हर मैनेजर को अथॉरिटी भी होती है उसको सुपरवाइज करने की, मतलब कंट्रोल करने की, ताकि सारे काम जो तय चीज़ें हैं उसके हिसाब से और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करे। लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर चीज़ों को अरेंज करने के अंदर सबसे पहला काम आता है आइडेंटिफाई करना और फिर काम को बांटना। टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द टोटल वर्क टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। ठीक है, जो पहले मतलब कि प्लान तय हुआ है उसके हिसाब से काम को डिवाइड करना, और डिवीज़न भी उसमें करना जो मतलब परफेक्ट है ना अपने काम में। ये नहीं कि ऐसे व्यक्ति को काम पकड़ा देना जिसको नहीं आता, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बनाना संस्था के अंदर, ताकि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सारा काम एक ही जगह ग्रुप हो जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स से जुड़ा हुआ सारा काम को ग्रुप कर देना एक डिपार्टमेंट के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स अंडर वन डिपार्टमेंट। तो जितने भी सारे काम एक जैसे होंगे वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लिंक कर देना। जैसे फंक्शंस परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ईटीसी। प्रोडक्ट, अप्लायंस, क्लॉथ, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग है ना, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट सारी इन चीज़ों को देखेगा। और टेरिटरी वाइज भी बांट देना, नॉर्थ डिपार्टमेंट कोई और देखेगा, साउथ डिपार्टमेंट कोई और, वेस्ट डिपार्टमेंट कोई और, ईस्ट और। ठीक है, इस तरीके से डिपार्टमेंटेशन कर देना या डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। द नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अ प्रॉपर मैच। अब देखो सही जगह पे सही इंसान को रखना बहुत ज़रूरी है, तभी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्टिव होती है और संस्था अपने गोल्स को भी अचीव करती है। अ प्रॉपर मैच बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर अच्छे से हमें परफॉर्मेंस लानी है तो सही जगह पे सही व्यक्ति को अपॉइंट करना वेरी मच नेसेसरी। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर असाइनिंग ड्यूटीज़ को असाइन करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि किस इंसान को कितनी अथॉरिटी होगी संस्था के अंदर और किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी। अब देखो हर काम की अलग अकाउंटेबिलिटी होती है, अलग अथॉरिटी होती है और अलग ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। Each individual should also know who he has to take from and who to whom he is accountable। तो संस्था के अंदर हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि किससे उसको ऑर्डर लेने हैं और किसको उसको रिपोर्ट करना है या किसके प्रति वो अकाउंटेबल है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाके वो अपनी बात को कहेगा, या कि अगर वो कोई गलती कर देता है तो किसको वो आंसरेबल होगा। दैट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। इम्पोर्टेंस क्या है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, लेट अस सी। द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइज अगर चीज़ें करी जाएंगी तो हमें पता है हम उसी इंसान को रखेंगे जो अपने वर्क में क्या है, स्पेशलाइज है ना।
उससे क्या होता है, दो काम होते हैं, एक तो वर्कलोड भी रिड्यूस होता है और इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। तो पहला बेनिफिट इसका यही है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है ना, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स, तो सिस्टमेटिकली लोग एलोकेट किए जाते हैं सही पोजीशन पे। अमोंगेस्ट द वर्कफोर्स के बीच में सिस्टमेटिकली जॉब्स को बांटा जाता है। सच डिवीजन ऑफ वर्क कैन रिड्यूस द वर्कलोड, तो इससे क्या होता है, इससे वर्कलोड भी कम होता है क्योंकि अगर काम बट जाएगा तो एक ही इंसान के कंधों पे सारा काम नहीं आएगा और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, organizing establish the working relationship which clarifies the lines of communication and specifies वही चीज़ कि किसको किसे रिपोर्ट करना है या किससे ऑर्डर लेने हैं। वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन की लाइंस भी है ना, जैसे मतलब कि सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करना है ना, और गैंग प्लैंग नहीं बनाना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग इसलिए भी की जाती है ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, रिसोर्स बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन, जो संस्था के अंदर लोग हैं, फाइनेंशियल जो संस्था की कैपिटल है, और मटेरियल रिसोर्स जितने भी संस्था के पास है, उन सब का प्रॉपर यूज ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। अडेप्टेशन टू चेंज, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी है, नेगेटिव भी है, जो बिजनेस के कंट्रोल से परे हैं। सच एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट पोजेस बोथ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेस। अब देखो, ये बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, तो संस्था के सामने चैलेंज भी क्रिएट होते हैं और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है संस्था को, जिससे संस्था इस डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर भी सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम क्या है कि संस्था डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव भी कर सके और अपनी ग्रोथ को भी सुनिश्चित कर सके। अगर ऑर्गेनाइजिंग होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होगा। इससे क्या होता है, देखो अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं तो सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको अपनी अथॉरिटी पता है, सबको अपनी जिम्मेदारियां पता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे ना तो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ना ही डुप्लीकेशन क्रिएट होगा, मतलब कि हर किसी को पता है कि उसे कितना काम करना है, कितने एफर्ट करने हैं। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, organizing provide a clear description of jobs and clarifies authority and responsibility relationship, ठीक है, किसकी कितनी अथॉरिटी और कौन किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है या किससे ऑर्डर पास ऑन होंगे, वो सब चीज़ें। इट हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और एफर्ट, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होता क्योंकि सब कुछ पहले ही ऑर्गेनाइज हो चुका है, कौन क्या करेगा, है ना, किससे ऑर्डर लेगा, किसके प्रति अकाउंटेबल है, तो कोई डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अब देखो जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, प्रॉपर वे में होती हैं, तो इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है मैनेजर की, है ना। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमोंगेस्ट द मैनेजर्स के बीच क्रिएटिविटी बढ़ती है। डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, डेलीगेशन क्या होता है, जब अपने काम को बांटने की किसी के पास अथॉरिटी है अपने से नीचे वालों को। जैसे मान लो मेरे को 10 नोटबुक चेक करनी है, मैंने 3 नोटबुक अपने असिस्टेंट टीचर को दे दी फॉर एग्जांपल, तो मेरा वर्कलोड कम हो गया एज अ मैनेजर। तो संस्था के अंदर भी ऐसे होता है। डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स, तो थोड़ी बहुत जॉब्स मैनेजर अपने अगर उसको बांट दे सबॉर्डिनेट्स को, तो इससे मैनेजर का वर्कलोड क्या होता है, कम होता है, वो और अच्छे से काम कर सकता है। क्योंकि अगर एक ही इंसान के ऊपर सारा काम होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो कहाँ का ध्यान देगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अब देखो अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं तो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती है संस्था के अंदर, जिससे संस्था एक्सपेंड करती है ना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर एक्सपेंशन
ऑर्गेनाइजेशन के जरिए संस्था के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होते हैं जिसमें संस्था एक्सपेंड कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है अपने एंटरप्राइज को। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स सिंगल प्रोडक्ट टू मल्टी प्रोडक्ट, या एक्सपेंड कर सकती है अपनी डिफरेंट यूनिट में। इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस, और संस्था ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रॉपर्ली कर रही है तो वो नए चैलेंजेस को भी इजीली एक्सेप्ट कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेट अस सी। Organization structure refer to the framework within which managerial and operating tasks are performed। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो कह सकते हो आप एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सारे मैनेजरियल एक्टिविटी होती हैं या सारे ऑपरेशनल टास्क को कंडक्ट किया जाता है, कि मतलब कैसा एक संस्था का स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इनडिस्पेंसेबल मीन एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या संस्था के अंदर चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाती तो फिर संस्था पूरी तरीके से ध्वस्त भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। बिजनेस परफॉर्मेंस पे भी बहुत इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। किसी को यही नहीं पता कि किससे डील करना है, या किसी की जिम्मेदारियां ही नहीं तय हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द नीड फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अराइज व्हेन द बिजनेस ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। अब देखो, जब संस्था बहुत बड़ी होने लगे और ग्रोथ अच्छी होने लगे उस टाइम संस्था के अंदर एक स्ट्रक्चर सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर कौन होगा, परचेजिंग मैनेजर के अंडर कौन होगा, या डिपार्टमेंटेशन, सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। उससे होता क्या है, कोरिलेशन अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, ह्यूमन और फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच सारी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होके आगे बढ़ती हैं और संस्था अपने डिजायर्ड गोल को क्या करती है, अचीव कर लेती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही ना बना हो तो फिर कोऑर्डिनेशन तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट बने ही नहीं होंगे। अगर किस डिपार्टमेंट को किससे डील करना है या किस व्यक्ति को कैसे कम्युनिकेट करना है वो सब नहीं होगा तो फिर कैसे संस्था ग्रो करेगी। बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तो संस्था के अंदर संसाधन इजीली मतलब प्रॉपरली फ्लो करेंगे, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और कंट्रोल भी ज़्यादा बढ़िया होगा बिजनेस एंटरप्राइजेज का ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर, और संस्था डिजायर्ड गोल को अचीव करने की तरफ लगातार बढ़ती रहेगी। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, लेट अस सी दैट। स्ट्रक्चर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक सबॉर्डिनेट के ऊपर कितने सुपीरियर होंगे, है ना, या फिर एक सुपीरियर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट होंगे। जैसे देखिए, ये आपकी बुक का ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। इसमें देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फिर उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, 4 मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग। फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर 2 लोग हैं, फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर के अंडर सबॉर्डिनेट है फोरमैन और फोरमैन 2। परचेज मैनेजर के अंडर भी इसी तरह परचेज ऑफिसर। इस तरीके से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये दोनों रिपोर्ट करेंगे इसको, ये रिपोर्ट करेगा इसको और ये रिपोर्ट करेंगे इसको। सेम इसी तरह चैन बाय चैन चीज़ें चलती हैं। जैसे अकाउंट मैनेजर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फाइनेंस मैनेजर से कांटेक्ट करेगा और फाइनेंस मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर से, है ना, और मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। इस तरह एक चैन बनी होती है और यही फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेथड भी होता है। सेल्स मैनेजर को कोई प्रॉब्लम है वो मार्केटिंग वाला मैनेजिंग को बताएगा, मैनेजिंग वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। आइए दोनों को देखते हैं वन बाय वन, फंक्शनल स्ट्रक्चर एज वेल एज डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे सेल्स से जुड़े हुए 3 लोग हैं तो वो तीनों को कहाँ हम किस डिपार्टमेंट में इंक्लूड करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है तो प्रोडक्ट, ये 4 रो इसको करेंगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग किसको कहाँ पे इंक्लूड होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट में परचेज से जुड़े हुए सारे लोग होंगे, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके फायदे क्या हैं, सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर।
फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन फॉलोइंग केसेस, जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, डिपार्टमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कैरी आउट, या फिर संस्था अगर बहुत सारी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ करती है, कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, बड़ी संस्था है, तब ये ज़रूरी है। तीसरा, या फिर बहुत ही बड़े स्केल पे स्पेशलाइजेशन चाहिए हर काम के अंदर संस्था के, तब फंक्शनलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, फिर अगर मान लो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही इंक्लूड होगा और मिलेगा, उसको दूसरे डिपार्टमेंट से काम नहीं करना पड़ेगा, ना उसकी वहाँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उधर के दूसरे डिपार्टमेंट के काम दूसरे लोग ही देखेंगे। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सबसे पहला तो स्पेशलाइजेशन ही होता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर उससे जुड़े हुए सारे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, इधर उधर नहीं होते वो संस्था के अंदर। इट प्रमोट स्पेशलाइजेशन सिंस ईच डिपार्टमेंट हैज़ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक फंक्शन करना होता है। अच्छा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी इसमें बनता है ना, क्योंकि सारे एक ही मतलब एक कॉमन डिपार्टमेंट के लोग एक ही जगह होंगे तो कंट्रोल करना मैनेजर के लिए या कोऑर्डिनेट करना बहुत आसान होगा। जैसे स्कूल में देख लो आप, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, तो सोशल साइंस डिपार्टमेंट के सारे टीचर कहाँ मिलेंगे एचओडी को, सोशल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। तो इससे क्या होता है, एचओडी के लिए आसान हो जाता है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। तो प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ टास्क परफॉर्म्ड, तो इससे क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर से कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि सिमिलैरिटी, एक डिपार्टमेंट के अंदर सारे लोग जो भी काम कर रहे होंगे वो एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट करना उनके लिए भी आसान हो जाएगा। अगर मान लो एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट में बैठा है या तीसरे डिपार्टमेंट में बैठा है, तो एक्स डिपार्टमेंट जो पहला डिपार्टमेंट है उसको वहाँ जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उस व्यक्ति को, कोऑर्डिनेशन में टाइम खराब होगा। और अगर सेम ही डिपार्टमेंट के अंदर होंगे सारी चीज़ें तो फिर उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। इम्प्रूव एफिशिएंसी, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, मतलब कि फंक्शनल डिपार्टमेंट बढ़िया बनाया जाए तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है ना, क्योंकि एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर सब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होते हैं तो एफिशिएंसी अच्छी आती है। डुप्लीकेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन मतलब एक आदमी एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट होगा दूसरे का नहीं होगा, तो डुप्लीकेशन अवॉइड होता है। एफर्ट्स भी डुप्लीकेट नहीं करने पड़ते, डुप्लीकेशन वाले मतलब डबल डबल एफर्ट नहीं करने पड़ते। It helps to avoid duplication of effort which lead to economies of scale and reduce the cost of production। अब डबल डबल एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे तो सेल मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, वो भी कम आएगी। The fifth one is aid in training, it makes training of employee easier, है ना। जो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर है, अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसको ट्रेन करना बहुत आसान हो जाता है। ओनली हो ना लिमिटेड रेंज में ही करना पड़ेगा, मतलब उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ले जाके नहीं करना पड़ना। मान लो फॉर एग्जांपल कोई सेल्स डिपार्टमेंट का आदमी है तो उसको सेल्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी चाहिए, उसको दूसरे प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए ट्रेनिंग देना ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर अटेंशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। प्रॉपर अटेंशन का मतलब क्या होता है, सब जब फंक्शनल डिपार्टमेंट बनते हैं, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सारे लोग होते हैं तो सबको ध्यान भी देना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरे डिपार्टमेंट वाले अपना दूसरे में अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देंगे, पर जैसे फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति है, सारे व्यक्ति, तो उनको प्रॉपर्ली अपनी परचेज पे ध्यान देना पड़ेगा, तो इससे अटेंशन अच्छी चली जाती है, मतलब अच्छी दी जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसे सिर्फ अपने काम को देखना है, अपने डिपार्टमेंट को देखना है, दूसरे डिपार्टमेंट से उसको कोई मतलब नहीं होता। वो ठीक है कि ओवरऑल गोल तभी अचीव होता है जब सब काम करते हैं मिलके, पर उसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के प्रति बनती है ना। इसके नुकसान क्या क्या है, जैसे फंक्शनल एम्पायर क्रिएट हो जाता है। फंक्शनल एम्पायर का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेस अ लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। अब वही बात है, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की बात आ जाती है, अपने डिपार्टमेंट की बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस की, फिर इसलिए जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है संस्था का वो अंडरमाइन हो जाता है। कई बार कोऑर्डिनेट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है दूसरे उससे, क्योंकि हर इंसान अपने डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो फिर उस तक दूसरे की इन्फॉर्मेशन या दूसरे डिपार्टमेंट की जानकारी या उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इट में कॉज प्रॉब्लम्स
इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सचेंज। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जानी है इन्फॉर्मेशन तो टाइम लगता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाते हैं कई बार, जैसे दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या एक डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ कर ही नहीं रहा, कैपेबल ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट आर नॉट कैपेबल, या फिर कंपेबल, मतलब दोनों के इंटरेस्ट ना आपस में तालमेल बैठे दो डिपार्टमेंट के, है ना, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो देखो फ़ायदे तो हैं ही, नुकसान भी होते ही हैं, पर पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ज़्यादा देखा जाता है संस्था के अंदर। इनफ्लेक्सिबिलिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी इट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शंस ओनली। अब देखो, जो एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति है वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा काम एक डिपार्टमेंट का सीखा हुआ है, या नहीं। डिफ़िकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, कैसे? मतलब जैसे वो तो कह देगा कि देखो हमारे डिपार्टमेंट ने तो अच्छा करा है, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, तो आप हमें क्यों अकाउंटेबल ठहरा रहे हो उसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ, पर उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो तो कहेगा देखो हमारे डिपार्टमेंट ने अच्छा किया। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं तो एक नहीं अच्छा कर रहा है अगर, तो वो कहेगा, वो तो पूरी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देगा ना, तो अकेले व्यक्ति को फिर डिफिकल्ट हो जाता है अकाउंटेबल ठहराना। इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अकाउंटेबल, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल नहीं अचीव करवा रही तो एक डिपार्टमेंट को नहीं कहा जा सकता, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। डिविजनल स्ट्रक्चर, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। फंक्शनल था पहला, अब है डिविजनल। When the organization in the production of more than one type of product and jobs related to one product are grouped under one department, it is termed as डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, उससे जुड़े हुए सारे डिपार्टमेंट एक जगह, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लो एक संस्था 3 प्रोडक्ट बनाती है, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स और फुटवेयर फॉर एग्जांपल। तो कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग एक जगह, गारमेंट्स का प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस एक जगह, फुटवेयर का एक जगह, इसको बोलते हैं डिविजनल। फंक्शनल में क्या आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, परचेज अलग, फाइनेंस अलग, मार्केटिंग अलग। डिविजनल में क्या होता है, इस प्रोडक्ट के सारे डिपार्टमेंट एक जगह एक डिवीजन में, इस प्रोडक्ट के सारे डिपार्टमेंट एक डिवीजन में, इसके एक में, दिस इज कॉल्ड डिविजनल। अ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिपार्टमेंट और डिवीजन इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, हर मेजर प्रोडक्ट के लिए, बड़े प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वो बनाया जाता है, तो ये आप देख लो, ठीक है, ये है डिविजनल स्ट्रक्चर, याद रखना। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। द डिविजनल हेड गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शन, जो डिविजनल हेड होता है, जो भी उस डिपार्टमेंट का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हेड है, उसको सारे चीज़ें आती हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल एंड प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन। और अगर वो इस मतलब कि पूरा स्पेशलाइज हो जाएगा अपने प्रोडक्ट के प्रति, तो क्या होगा, वो हायर पोजीशन पे भी संस्था में जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी बहुत बन जाती है इसमें, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है, तो अकाउंटेबिलिटी तगड़ी होती है इसमें। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर, हर उसको प्रॉफिट सेंटर के रूप में तो ट्रीट किया जाता है कि कॉस्मेटिक से कितना आ रहा है प्रॉफिट, गारमेंट से कितना, फुटवेयर से कितना, है ना, और फिर उसी हिसाब से अकाउंटेबिलिटी तय होती है। और उसका प्रॉफिट, अगर मान लो वो प्रॉफिट संस्था को कमा के दे रहा है वो डिपार्टमेंट, जैसे गारमेंट्स वाले दे रहे हैं, पर फुटवेयर वाले और कॉस्मेटिक वाले या केमिकल्स वाले नहीं दे रहे, तो उसको क्या नाम, गारमेंट्स वाले को अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा, उसका प्रॉफिट बढ़ा दिया जाएगा, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव ऑफ ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमियस यूनिट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अब देखो जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन वाला है, वो क्या है, उसको अपने से मतलब है ना, उसको गारमेंट्स के डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन वाले से इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अपने में ध्यान देगा और अपने डिवीज़न को अच्छा बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, संस्था इससे एक्सपेंड करती है। डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही रहा है, जब इतने सारे प्रोडक्ट बना रही है ना, नए डिवीजन सेटअप होते हैं विदाउट इंटरप्टिंग, और
जो डिवीज़न चल रहे हैं, जैसे अभी संस्था 3 प्रोडक्ट बनाती है तो 3 डिवीज़न है, तो वो चौथा अगर ला रही है तो चौथे की वजह से पहले 3 नहीं डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि चौथे के अंदर बाकी जो प्रोडक्शन, परचेज और फाइनेंस मार्केटिंग वाले होंगे वो सब अलग होंगे, तो वो डिपार्टमेंट डिवीज़न पूरा अलग बनेगा, तो उसकी वजह से पहले 3 डिवीज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, लेट अस सी। डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कई बार, है ना, एक ही डिवीज़न के अंदर भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर भी हो सकते हैं, है ना। फंड्स को एलोकेट करके कहेंगे कि भाई तुमने कॉस्मेटिक वालों को तो इतना फंड दिया, गारमेंट्स वालों को हमें कुछ भी नहीं दे रहे, उस पर प्रॉब्लम हो जाती है। कॉस्टली भी बहुत पड़ता है, जब इतने सारे डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, इतने सारे डिवीज़न बनाने पड़ेंगे, तो कॉस्टली प्रोसेस तो है ये, है ना। हर चीज़ के लिए अलग फैसिलिटी, अलग इक्विपमेंट, अलग लोग रखने पड़ेंगे, तो कॉस्टली तो पड़ता है ये चीज़। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और फिर कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर डिवीज़न का जो मैनेजर होता है वो अपने डिवीज़न को अच्छा या मतलब कि बहुत बढ़िया करने के लिए फिर दूसरे डिवीज़न से उसे कोई मतलब नहीं होता कि संस्था का, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक वाला है तो वो तो अपने को सेल बढ़ाएगा, अपने का प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको फुटवेयर वाले से या गारमेंट्स वाले से क्या मतलब, है ना। ठीक है, नाउ लेट अस सी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी होती है। फॉर्मल को आप कह सकते हो जिसमें प्रोसेस के ज़रिए काम होता है, और इनफॉर्मल जनरली जिसमें प्रोसेस नहीं होता और टाइम जो होता है वो कम कंज्यूम होता है, वो सब चीज़ें। तो लेट अस कंटिन्यू। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, formal organization refers to the organization structure which is designed by the management। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया हो संस्था के अंदर, कौन किससे बात करेगा, कौन किससे कैसे कम्युनिकेट करेगा, है ना, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। फीचर्स क्या क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं एक दूसरे के साथ फॉर्मल संस्था के अंदर। डेलिबरेटली डिजाइन का मतलब क्या होता है, वर्क को ना डिवीजन किया गया होता है, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के बीच में, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी। प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप की बजाय काम को पूरा करने में और टाइम पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करने में ज़्यादा जोर दिया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एडवांटेज क्या क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, लेट अस सी। द फर्स्ट वन इज फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। It is easier to fix responsibility as mutual relationship are clearly defined। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिम्मेदारी को तय करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि उसको क्या काम करना है ना, दूसरे के साथ कैसे मतलब तालमेल बिठाना है, वो सब कुछ पहले ही प्री डिटरमाइंड होता है। ड्यूटीज़ क्लियर होती हैं, कौन क्या काम करेगा, है ना, ओवरलैपिंग ना हो, डुप्लीकेशन ना हो एफर्ट्स का या एक्शंस का, उसको भी अवॉइड किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रोल्स and duties of each member are clearly and explicitly specified। हर किसी की ड्यूटीज, हर किसी की जिम्मेदारियां क्लियरली स्पेसिफाइड होती है, कौन क्या काम करेगा, है ना, किसको कैसे करना है, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होती है। यूनिटी ऑफ कमांड, there is unity of command as formal organization makes more use of official channels of command and communication। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं, है ना, कोई भी किसी से इनफॉर्मली कम्युनिकेट नहीं करता, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जनरली रिटर्न में कम्युनिकेट किया जाता है ना, है ना। इनफॉर्मल में तो क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि सर ये प्रॉब्लम है, कॉल कर दिया। फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, फॉर्मल में प्रॉपर एक चैनल होता है, एक वे होता है जिसके ज़रिए कम्युनिकेट किया जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है गोल को अचीव करने में, जाहिर सी बात है इसमें गोल अचीव होता है क्योंकि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है और इजीली डिफाइंड है, तो फिर गोल अचीव होता है संस्था का, है ना, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है। इट लीड्स ऑफ इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क
for operations to be performed and clarity of roles in the mind of employee. एम्प्लॉयज़ को उनकी जिम्मेदारियां क्लियर होती है इसके अंदर, है ना, ऑब्जेक्टिव संस्था का क्लियर होता है और सबको पता होता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है, और उसी हिसाब से फिर उनको सबको अपना काम करना होता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो पूरा हो सके. प्रोवाइड स्टेबिलिटी. Formal organization provide stability to the organization as behavior of employee can be fairly predicted since there are specific rules to guide them. अब प्रोवाइड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो हर चीज़ नियम कानून पहले ही बन चुके होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये पता होता है कि किस पे चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना. और इनफॉर्मल तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है संस्था को, एक फॉर्मल संस्था को, ठीक है. कम्युनिकेशन के अंदर स्टेबिलिटी कह सकते हो, या आप बिहेवियर के अंदर स्टेबिलिटी कह सकते हो एम्प्लॉयज़ के. इसके नुकसान भी है, जैसे डिले इन एक्शन. अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो जैसे एक व्यक्ति के 3 सुपीरियर हैं, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल लोअर वालों को टॉप वालों से बात करनी है, टॉप लेवल वालों से, तो लोअर वाले पहले किससे बात करेंगे, मिडिल मैनेजमेंट से, है ना, और फिर मिडिल वाले टॉप वालों से. तो उसमें क्या होता है, डिले इन एक्शन होता है ना, बहुत टाइम लग जाता है चैन को फॉलो करने में. लैक ऑफ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या होता है, कई बार आप तो चाहते हो चीज़ों को करना पर संस्था नहीं चाहती, है ना. फॉर्मल में क्या होता है कि जो नियम बन गए हैं कई बार वो बहुत रिजिड हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि जो कहा गया है फॉर्मल संस्था के अंदर वो फॉलो करा जाना चाहिए. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अलाउड एनी डेविएशंस फ्रॉम रिजिडिटी लेट डाउन पॉलिसीज. ठीक है, तो पॉलिसीज के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन है उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया जा सकता. इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट. इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन की नीड है कि यार दोस्तों के साथ टाइम पास मतलब पास हो जाए, रिलैक्समेंट हो जाए, माइंड का स्ट्रेस रिलीज हो जाए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, वो सब चीज़ें नहीं होती फॉर्मल के अंदर. ऑर्गेनाइजेशन नॉट गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन एंड ह्यूमन नीड्स को इतनी ज़्यादा महत्वता इसमें नहीं दी जाती. संस्था को बस इस बात से मतलब होता है कि कैसे उसका गोल अचीव होना है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Informal organization refers to network of social relations which emerge on its own due to formal role and relationships among people. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो संस्था के अंदर 2 ऑफिसर हैं या 2 क्लर्क हैं, आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, है ना, या फिर आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, मतलब अपनी समस्याओं को कर रहे हैं शेयर, है ना, या फिर एक दूसरे के मतलब कि कह सकते हो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल नहीं हो सकती. फीचर्स क्या क्या होते हैं इनफॉर्मल के अंदर, आइए देखते हैं. इनफॉर्मल में कुछ भी फॉर्मल नहीं होता, ये ध्यान रखना. अब ये एम्प्लॉयज़ बैठे हैं यहाँ पे, सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, सब एक ही लेवल के हैं, सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेके, है ना. एम्प्लॉय विद कॉमन इंटरेस्ट फ्रॉम देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप टू फुलफिल देयर सोशल नीड्स. तो जनरली जो सेम सोच वाले होते हैं संस्था के अंदर, वो आपस में अपना ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना या एक दूसरे की मदद करना, उस तरीके से एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं. एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो एम्प्लॉई है वो अंदर ही अंदर वैसे ही उस पर इतना काम का प्रेशर होता है, अगर वो अपने दोस्त भी नहीं बनाएगा या उनसे बातचीत नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ से अपनी मतलब प्रॉब्लम को शेयर करेगा किसके साथ और कैसे सर्वाइव करेगा. एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे 2-3 जो टीचर्स हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फॉर्मल के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी है. ठीक है, सोशल इंटरेक्शन होता है ना. द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स एंड नॉट फ्रॉम ऑफिशियली. बिहेवियर कैसा होता है, एक दूसरे के साथ भाईचारे की तरह रहते हैं ना, और कोई ऑफिशियली चीज़ें नहीं होती इसके अंदर कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठानी होती है और बस, और कुछ नहीं.
देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ग्रुप का कोई भी मेंबर कुछ भी बोल सकता है ग्रुप के अंदर, है ना, कोई ये नहीं होता कि सुपीरियर या सबॉर्डिनेट वाला है या फिर कमांड और कम्युनिकेशन वाला सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इंडिपेंडेंट होती हैं चीज़ें, सब एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट और कमांड मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ म्यूचुअल लाइकिंग एंड टेस्ट। और एक दूसरे के साथ अगर मान लो चीज़ें पसंद हो एक दूसरे जैसी या फिर एक दूसरे की आदतें पसंद हो, तब ये इनफॉर्मल चीज़ें बनती है ना। और ये मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती चीज़ें, ठीक है। मान लो कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल मेरा कलीग है और उसके साथ मेरी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो चीज़ें मेरे को पसंद है वही उसको भी पसंद है, तो क्या होगा, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। 4-5 लोग सेम से एक जैसे आइडियोलॉजी या एक जैसी लाइकिंग या टेस्ट वाले अगर मिल जाए तो चीज़ें क्या होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है ना। स्ट्रेस रिलीज होता है उससे। इट हैज़ नो डेफिनिट स्ट्रक्चर एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। और इसका कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता इनफॉर्मल का, कोई भी ना, इसमें कोई बड़ा छोटे वाली बात होती है। जस्ट ये तो सोशल रिलेशनशिप होती है मेंबर्स के बीच में, सब भाई है या सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं। एडवांटेज क्या क्या है, अब इनफॉर्मल में सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। कोई प्रॉपर चैनल या फिर सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाला तो कोई सिस्टम होता नहीं, तो कम्युनिकेट जिसको जिससे करना है वो इजीली कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो भले ही इसका सीनियर हो फॉर्मल में, तो ये यहाँ पे इनफॉर्मल में इजीली कर सकता है, ठीक है ना। फास्टर कम्युनिकेशन होता है बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल में। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द independent channels of communication as there is no prescribed official channel इसके अंदर नहीं होता। फुलफिल सोशल नीड्स, आइए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइज सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर। सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर इसमें पूरी होती है विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पूरी नहीं होती पर इनफॉर्मल में ये पूरी होती है चीज़ें। दिस एनहेंस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन एज इट गिव दैम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और इसमें सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं तो अपनापन भी महसूस होता है, तो इंसान अपने दुख दर्द बांट सकता है, खुशी बांट सकता है ना। तो इस तरीके से फुलफिल सोशल नीड्स जो होती हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हर इंसान अपना काम करने में लगा हुआ है, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। क्योंकि मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेरा सीनियर मेरा दोस्त है तो क्या होगा, इजी रहेगा मेरे लिए उसके सामने प्रॉब्लम को शेयर करना या उससे एडवाइस लेना, है ना। इट कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सही मायने में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हुए इंसान कई बार अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हुए हिचकिचाता भी है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, इजीली शेयर कर लेते हैं। बस यहाँ पे मेन मोटो ये होता है कि हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो जाए किसी भी तरीके से। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है फॉर्मल के अंदर, पर एक कंट्रोलिंग वाला सिस्टम भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़्यादा इनफॉर्मलाइजेशन हो जाए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, तब भी चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएंगी। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं इसके अंदर, है ना। र्यूमर्स कैसे, मान लो जैसे कुछ बात बोल दी ऐसी और वो आपस में एक दूसरे को 2-3 ऊपर लगा के बोल दी। र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल में तो सब कुछ रिटर्न में होता है तो कोई र्यूमर फैलने का मतलब ही नहीं बनता, पर इनफॉर्मल में भ्रम बहुत जल्दी फैलते हैं। When an informal organization spread rumors, it become a destructive force and goes against the interest of the formal organization। मतलब कि जब रूमर्स फैलते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एक ऐसी ताकत बन जाती है, ऐसे भ्रम बन जाता है जो फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है वो चीज़। रेजिस्टेंस टू चेंज, the management may not be successful in implementing change if the informal organization oppose them। और कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट उस चेंज को
नहीं कर पाती जो करना चाहती है, मान लो संस्था कोई परिवर्तन करना चाहती है पर आपस में सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं इनफॉर्मली, तो वो क्या होगा, एक वो सब एक यूनाइट हो जाएंगे और अपोज करेंगे। तो मैनेजमेंट फिर उस चेंज को ला नहीं पाएगी, रजिस्ट मतलब रुकना पड़ता है मैनेजमेंट को फिर उस चीज़ के लिए। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। In case of informal organization, people are under pressure to observe group norms. Can be harmful to the organization if group norms are against the organization. अब मान लो कई बार क्या होता है, ग्रुप की जो जिस भी इनफॉर्मल ग्रुप के आप मेंबर हो, फिर आपको उसकी सारी बातें भी माननी पड़ती है। जैसे सब अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप अपनी अपनी बातें शेयर करोगे, आपको भी अपनी बातें शेयर करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, है ना। और फिर कई बार क्या होता है, वो चीज़ें मान लो अगर वो ग्रुप संस्था के खिलाफ का है तो फिर आपको उसका मेंबर बनना पड़ता है। अगर आप उसका मेंबर बन रहे हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें वही करनी पड़ेंगी जो वो ग्रुप चाहता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट में पावर्स को, डिसीजन लेने की पावर्स को बांट देना। डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। एंट्रस्टमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंट्रस्टमेंट ही होता है तभी सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को, डिसीजन लेने की पावर को सबॉर्डिनेट में बांटता है। एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अब देखो अगर अथॉरिटी मिल जाती है सबॉर्डिनेट को, अब वो अकाउंटेबल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदेही भी बन जाएगी किसके प्रति, सुपीरियर के प्रति। हालांकि अगर उससे कोई गलती होती है जवाब सुपीरियर से मांगा जाएगा, पर वो सबॉर्डिनेट भी सुपीरियर के प्रति जवाबदेही रखता है। The whole process of sharing work, authority and creating accountability is done through delegation of authority. इसके अंदर काम बांटना, अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करना, है ना, ये सब किसके जरिए किया जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जरिए। द पर्सन हु डेलीगेट्स इज नोन एज डेलीगेटर। जो अथॉरिटी को बांटता है उसे डेलीगेटर बोलते हैं, जिसको अथॉरिटी मिलती है उसको डेलीगेटी बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और डेलीगेशन किस बेस पे किया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क के बेस पे किया जाता है। अब देखो एक यहाँ पे ये है, मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल इवन आफ्टर डेलीगेशन ऑफ वर्क। अगर भले ही इस इंसान ने अपनी अथॉरिटी इसको दी है थोड़ी बहुत, अगर इससे कोई गलती हुई इससे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी इसके प्रति है, ये ध्यान रखना। मैडम इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई हैव डेलीगेटेड द वर्क टू माई सबॉर्डिनेट। तो इसलिए कह रहा है कि मैंने अपने सबॉर्डिनेट को दिया था काम। वो कहेगी नो डेलीगेशन डज नॉट रिलीव यू। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर तूने अपने सबॉर्डिनेट को काम बांटा तो अब हम उससे पूछेंगे, हम तो तेरे से पूछेंगे कि ये गलती क्यों हुई, ठीक है। एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। द फर्स्ट वन इज अथॉरिटी। अथॉरिटी को बांटना है ना, अपने से नीचे वालों में, सबॉर्डिनेट्स में बांटना। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि वो पावर जिससे एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड कर सकता है। वो किसी भी पोजीशन में, मतलब कोई निर्णय लेना है या कोई और तरीके से काम कराना है तो सब सुपीरियर के पास मतलब कह सकते हो आप पावर होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को निर्देश दे सकता है। Authority determine the superior subordinate to relationship where subordinate has to order of superior। तो अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप की बात होती है, जिसमें सुपीरियर ऑर्डर देता है, सबॉर्डिनेट को मानना पड़ता है, और सबॉर्डिनेट हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स विच इज गिवन बाय द सुपीरियर। रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइंड ड्यूटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑब्लिगेशन, मतलब जो उसकी जिम्मेदारियां है एक इंसान की, जो संस्था के अंदर उसे पूरी करनी ही करनी है, जिसके लिए मतलब जिससे वो भाग नहीं सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड एज एवरी सबॉर्डिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ना, लोअर वाले मिडिल वालों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिडिल वाले टॉप वालों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वैन एन एम्प्लॉय इज गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब। जब किसी एम्प्लॉय को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जॉब के से जुड़ी हुई, देन ही मस्ट आल्सो बी गिवन नेसेसरी अथॉरिटी। अब देखो अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसे थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए, ताकि अगर कोई निर्णय लेना पड़े तो वो इजीली वो निर्णय ले सके, उसे अपने सुपीरियर से कम्युनिकेशन या वो डिले प्रोसेस ना हो। क्योंकि देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी अच्छे से करी जा सकती है जब थोड़ी बहुत अथॉरिटी उसके साथ मिले। क्यों? क्योंकि सिचुएशन में अनफेवरेबिलिटी आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अथॉरिटी ग्रांटेड
मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड। तो जितनी अथॉरिटी दी जा रही है वो किस मतलब इतनी तो अथॉरिटी दी जानी चाहिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। ऑल फाइल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी, ये कह रहा है। ठीक है। लैक ऑफ डेलीगेशन इंक्रीज द वर्कलोड। एंड अब ये कह रहा है कि हर काम मेरे से पूछ के करना है, तो अब क्या होगा, वो खाली बैठा है, इस पे काम का लोड बढ़ता जा रहा है या नहीं। तो अगर ये अपनी जिम्मेदारी या को थोड़ी सी इनके साथ बांट दे, है ना, अथॉरिटी को भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी, तो इसका भी वर्कलोड कम होगा और ये भी अच्छे से करेंगे, संस्था अपना गोल को भी अचीव करेगी और डिसीजन मेकिंग भी टाइम पे हो पाएगी। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आंसरेबल, है ना, कि अगर कुछ गलत हुआ तो यू हैव टू आंसर फॉर दैट मिस हैपनिंग। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, जब अथॉरिटी दी जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट हो जाती है, फिर वो एक व्यक्ति भाग नहीं सकता उस चीज़ से, है ना। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड, ये नीचे से ऊपर नहीं आती अथॉरिटी, अथॉरिटी आती है ऊपर से नीचे, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है नीचे से ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखना, है ना। सबॉर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू सुपीरियर। डेलीगेशन अथॉरिटी को बांटना क्यों ज़रूरी है, ताकि मैनेजमेंट बढ़िया चले, है ना। अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है या कोई काम करना है तो एफिशिएंटली वो काम टाइम पे हो। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी होता है, अगर अथॉरिटी बटी हुई हो ना एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा मोटिवेट फील करते हैं कि हाँ हमें भी पूछा जा रहा है ना, हमें भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हमारी करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी ये क्या है, बहुत अच्छा है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, डेलीगेशन मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट टू वर्क विद ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट। तो डेलीगेशन के जरिए क्या होता है, सबॉर्डिनेट मोटिवेट होते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से टैलेंट्स क्या होते हैं, निखरते हैं। ठीक है। अब देखो ये एक तराजू है, इसमें ना दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, अगर एक भी चीज़ ज़्यादा है या कम है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। अथॉरिटी को अगर डेलीगेट किया जाए तो इससे ग्रोथ होती है। डेलीगेशन एक्ट एज अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड एंड हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगर मान लो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाए तो उससे क्या होगा, एक अच्छी ट्रेनिंग होगी एक एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होगी और साथ में संस्था भी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन इस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज़ द बेस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच रिलेशनशिप अच्छी होगी तभी मैनेजमेंट भी अच्छे से चल पाएगी और तभी चीज़ें क्या होंगी, एक प्रॉपर दिशा में आगे बढ़ेंगी। बेटर कोऑर्डिनेशन, इट प्रोवाइड क्लैरिटी इन ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड एंड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन इसमें नहीं होता। ठीक है ना। अगर मान लो अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाए तो फिर ये पता रहता है कि किस काम किस व्यक्ति के पास कितनी पावर है निर्णय लेने की, है ना, और कौन व्यक्ति किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ें फिर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, इट प्रोवाइड क्लैरिटी इन ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड एंड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या किया जा सकता है, इसमें अवॉइड किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है अगर अथॉरिटी को क्या किया गया हो, बांटा गया हो। ठीक है ना। फिर हर इंसान को पता रहता है किसके साथ मतलब कि किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है या किसको कितना ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो आप पावर है या किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ इजीली डिफाइंड। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर काम को या पावर्स को अपने से नीचे वालों में बांटा जाता है ना। एक सेंट्रलाइजेशन होता है जिसके अंदर पावर्स कुछ हाथों में होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स को सबॉर्डिनेट के अंडर में मतलब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आप देखो इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है, जहां पे पावर्स जो है वो एक ही केंद्र के हाथ में हो, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइजेशन में एक संस्था के अंदर निर्णय लेना या सारे काम करने की पावर मतलब कई सारे लोगों को है। पर सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक संस्था के अंदर निर्णय लेने की पावर या काम करने की सारी चीजें एक व्यक्ति के हाथ में या एक ग्रुप के हाथ में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। सेंट्रलाइज टॉप लेवल के पास होती है और डिसेंट्रलाइज में पावर टॉप मिडिल और लोअर वालों में बटी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकती और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकती, बैलेंस बना के चलना पड़ता है तभी जाके गोल अचीव होता है।
In order to increase effectiveness and improve overall functioning, the organization must maintain a balance between centralization और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस क्या क्या डिसेंट्रलाइजेशन की, इससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स को मतलब कि कह सकते हो आप इनिशिएटिव डेवलप होता है उनके बीच में। अगर उनको पावर मिलेंगी तो हाँ उनकी सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हमारा मालिक हम पे विश्वास करता है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें ट्रस्ट करती है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। डेवलप्स मैनेजियल टैलेंट्स फॉर फ्यूचर, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो तो लोगों के बीच में मैनेजियल टैलेंट भी डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेना है ना, जजमेंट करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी, टॉप एग्जीक्यूटिव वाली है ना, वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसलिए जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर आगे बढ़ने के लिए स्किल्स डेवलप होते हैं। अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो तो निर्णय बहुत जल्दी लिया जाता है ना, क्योंकि फिर वो सबऑर्डिनेट्स को सुपीरियर से पूछना नहीं पड़ता है ना, खुद वो निर्णय ले सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम आसान हो जाता है। थोड़ी सी पावर बांटने से क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बांटने से चीज़ें क्या होती हैं, फिर सारा काम टॉप वालों को नहीं देखना पड़ना। जिस जिसको पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अपने एरिया के हिसाब से अपने कार्य और डिसीजंस को करेगा। फैसिलिटेट ग्रोथ, डिसेंट्रलाइजेशन करने से संस्था की ग्रोथ भी होती है। क्यों? जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड ग्रेट फ्रीडम और ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, को ऑटोनॉमी मिलती है, फ्रीडम मिलती है ना, एज अ डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स के तौर पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लोअर वाले में वही तो आते हैं, फोरमैन हो गए या डिविजनल हेड हो गया, डिपार्टमेंटल हेड हो गए, तो जब उन्हें अथॉरिटी मिलेगी तो वो भी अपना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। Better control. Decentralization make it possible to exercise control by evaluating performance at each level and the department can be accountable for their result. Better control का मतलब क्या, अगर देखो पावर्स बटी हुई हो तो फिर क्या होता है, इवेल्युएशन करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि फिर पता रहता है ना कि ये गलती उससे हुई है, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी मतलब कि बहुत ही इजी हो जाती है ना, एंड द डिपार्टमेंट कैन भी, उस डिपार्टमेंट को जिससे वो गलती हुई है अकाउंटेबल कर सकते हैं रिजल्ट्स के लिए, कि रिजल्ट बेकार आया तो उसको कहा जाएगा और अगर अच्छे आए तो उसको कहा जाएगा। तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ये चीज़ है, ये कंप्लीट चैप्टर का एक शॉर्ट व्यू है, इसको भी आप एज अ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को याद करना, और केस स्टडी की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करना है ना स्टूडेंट्स। और अगर कोई टॉपिक रीडिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।